हेलो एवरीबॉडी। एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। रिकैप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। न्यू वर्ड्स विद देयर मीनिंग, न्यू वर्ड्स और उनके अर्थ जानेंगे एंड अनसीन पैसेज के बारे में भी चर्चा करेंगे। Now, let us see what is there in the next segment of the day. आज का सुविचार है, देखते हैं आज का क्या सुविचार है। सक्सेस इज अ vehicle which moves on a wheel called hard work, but the journey is impossible without fuel called self-confidence. यहाँ कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। चलिए उनको एनालिसिस करते हैं। नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज रीता गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो काम हम रोज करते हैं, यानी कि ये हमारी आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते कि वेस्ट में हम कह दें सन राइजेस इन द वेस्ट, इट इज रॉन्ग। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, ये हम कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट इज ही ड्राइव्स अ टैक्सी टू अर्न हिज लाइवलीहुड। तो यहाँ पर भी ही ड्राइव्स अ टैक्सी यानी कि वो अपने परिवार को चलाने के लिए कमाता है। तो यहाँ वह ये काम रोज करता है, यानी कि उसकी हैबिट में आ गया, जो काम हम रोज करते हैं। तो उसके लिए भी रेगुलर जो वर्क होगा, हैबिट का ही नहीं, रेगुलर जो हम काम करते हैं उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ना कि कंटिन्यूअस टेंस का। अब है व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर वांट, डिजायर, इस तरह के शब्द होते हैं, तो जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं वहां हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ना करके, बल्कि हम किसका करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, और इसी को हमें अच्छे से याद रखना है। नाउ वी कम ऑन द सेक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम रीडिंग अ बुक, जो काम इस समय हो रहा है उसके लिए हम, जैसे मैं इस समय वीडियो बना रही हूँ, तो मैं कहूँगी आई एम मेकिंग अ वीडियो। तो इस समय आई एम रीडिंग अ बुक, तो जो काम हो रहा होता है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। शी इज स्टिल स्लीपिंग, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स हैं नाउ, एट प्रेजेंट, स्टिल, इन सब में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। शी इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी सो रही है। वाई आर यू नॉट हेल्पिंग हिम, तुम इसकी क्यों सहायता नहीं कर रहे हो। सॉरी, इट इज नॉट नॉट, वाई आर यू हेल्पिंग हिम, नॉट लगाने से ये नकारात्मक वाक्य बनता है और ये है प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर ये आंसर इसका यस भी आ सकता है और नो भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ ये WH क्वेश्चन है, पहले मैंने आपको यस और नो क्वेश्चंस बताए थे, यहाँ पर ये WH क्वेश्चन है, इसका आंसर हमको जैसे हम और क्वेश्चन आंसर में देते हैं उस तरह से डिस्क्राइब करके देना। अब ये आता है यस और नो।
देखिए, आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इज दैट ओके? आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा रहे हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हाँ वो गाना गा रहे हैं, हाँ वो गाना नहीं गा रहे हैं, क्योंकि वो काम इसी समय हो रहा है। तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नाउ लेट अस कम on the next section, that is, now there are certain verbs which are not used in present continuous tense. Present continuous में हम उनका यूज ना करके बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। फर्स्ट इज सेंस। सेंस से हमारा तात्पर्य है बोध, ज्ञान। अम, मनुष्य में 5 मेन इंद्रियां हैं: देखना, सुनना, छूना, सूंघना और स्वाद लेना। यहाँ पर हमने 4 प्रकार के लिए हैं: हियर, सी, स्मेल, टेस्ट। नाउ जस्ट सी, आई हियर यू। आई हियर यू का मतलब हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि इनडेफिनिट टेंस। इसको अगर हम बनाते हैं आई एम हियरिंग यू, कि मैं तुमको सुन रहा हूँ, तो ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। वी आर अनेबल टू मेक सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। हमको ऐसे सेंटेंस नहीं बनाने हैं। नाउ द सेकेंड वर्ड इज सी। वी आर सीइंग दैम। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो ये सही होगा कि गलत होगा? जल्दी बताइए। रॉन्ग। गुड। वी सी them every day. In this way we can say. Now the third one is smell. You are smelling nice. ये गलत है। You smell nice. Taste. Apple is tasting. क्या ये सही होगा? नहीं होगा ना? Yes. The apple tastes good. Apple tastes good इसका आंसर होगा। तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुए। अब हम देखते हैं सेकेंड इज फीलिंग एंड इमोशंस। फीलिंग एंड इमोशन से हमारा तात्पर्य है भावनाएं, जैसे खुश, दुखी, गुस्सा, भयभीत, हैरान, शांत, उदास, मुश्किल, अच्छा, बुरा। तो यहाँ पर देखते हैं तो हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया है? आई वॉन्ट अ न्यू नॉवल। तो अगर हम इसके स्थान पर कहें आई एम वॉन्टिंग अ न्यू नॉवल, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ये सेंटेंस कैसा होगा? गलत होगा। और इसी तरह से अगर हम कहें आई एम लाइकिंग दिस बुक, अगर ये कहते हैं आई एम लाइकिंग दिस बुक, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है। आई लाइक दिस बुक। नाउ वी आर हेटिंग दिस मूवी, अगर हम ये कहते हैं तो रॉन्ग है। वी हेट दिस मूवी। ही इज केयरिंग फॉर हिज मदर। केयरिंग फॉर में हम आई एन जी नहीं लगाएंगे। ही केयर्स फॉर हिज मदर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बन सकता है। अब नाउ द थर्ड इज पोजेशन, यानी कि बिलोंग, ओन, possess. He owns 2 shops. अगर हम ये कहते हैं he is owning या he is owning 2 shops, ये गलत हो जाएगा। The shoe belonging to me, it is also wrong. The shoe belongs to me. I am possessing 2 houses. I possess 2 houses. Now the last one is appearance. Appearance से मतलब होता है सूरत, देखने में, उपस्थिति, शारीरिक बनावट, प्रतीत होना। Now the sentence is he seems happy. He seems happy की जगह अगर हम ये कहते हैं he is seeming happy, तो ये गलत होगा। ये इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। इस बात को हमें याद रखना है। इन द सेम मैनर कॉस्ट, द टॉय कार इज कॉस्टिंग ₹300। ये हम नहीं कह सकते हैं। इसके स्थान पर हमको कहना होगा द टॉय कार कॉस्ट ₹300। I think it is quite clear to all of you. I have explained it in detail. डिटेल में समझा दिया है।
we will learn word meanings. Now let us see the first word. First word is notion. नोशन का मतलब क्या होता है? आइडिया। आइडिया से मेरा मतलब है, कोई बता सकता है आइडिया से क्या मतलब होगा? थोड़ा आइडिया लगाइए। धारणा, विचार, भाव, इम्प्रेशन, ओपिनियन, बिलीव, कॉन्सेप्ट। दीज आर द सिनोनिम्स। ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब चलिए इसको वाक्य में देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। Children have different notions about the role of their parents. हर बच्चों के अलग अलग विचार होते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में कि उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। रोल्स ऑफ देयर पेरेंट्स के उनके कैसा रोल होना चाहिए। Now after this, the second word is interfere. Interfere means क्या होगा? Meddle. Meddle का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप से क्या मतलब है आपका? कोई बता सकता है? प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट करना भी हो गया, बीच में वो करना, हस्तक्षेप। डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ। अक्सर ये कहा जाता है कि डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ, कि मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप मत करो। आई डोंट वांट टू इंटरफियर इन समवन एल्स फैमिली, कि किसी दूसरे की परिवार में मेरे को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करना चाहता। चाहिए नहीं, चाहिए अगर होता तो शुड होता। यहाँ पर है आई डोंट वांट टू। तो डोंट वांट का होगा चाहता। नाउ द आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू यू। हस्तक्षेप करना, किसी की जिंदगी में दखल देना। दखल हमको नहीं देना चाहिए किसी की भी जिंदगी में। नाउ जेन्युइन। जेन्युइन से मेरा मतलब है रियल, और इसके जो सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची हैं, ईमानदार, असली, वास्तविक, फैक्चुअल, वर्च्यू, रियल, अकृत्रिम, नॉट। अगर हम इसको ये कहें नॉट जेन्युइन, नॉट जेन्युइन क्या मतलब होगा? जेन्युइन का मतलब तो हो गया असली, और ये हो जाएगा आपका नकली। अब जेन्युइनली सॉरी, जेन्युइनली सॉरी का मतलब होगा वास्तव में खेद है, यानी कि ईमानदारी से मैं खेद व्यक्त करता हूँ तो वास्तव में खेद है। हैव यू एवर सीन अ जेन्युइन डायमंड? क्या कभी तुमने असली हीरा देखा है? तो इस असली हीरे के लिए भी हम किस वर्ड का यूज करेंगे? जेन्युइन डायमंड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay. Now it's your homework, it's your assignment to make the sentence of this word genuine. Now the fourth one is commotion. Commotion is halla gulla, halchal, show, stimulus. Now disturbance is also the word with which means commotion. ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अब ये देखिए, कमोशन जब होता है तो वहाँ पर बहुत सारी नॉइज भी होगी और कंफ्यूजन भी होगा, तो बहुत ही परेशानी वाला वो कहा जाता है इसको। आई हर्ड अ कमोशन इन द स्ट्रीट। ये इस बात से आपको समझ आ जाएगा कि सड़क पर मैंने बहुत सारा हल्ला गुल्ला और हलचल देखी। She heard the commotion and calls for help. उसने
जब आपको भी अगर कोई बहुत हल्ला गुल्ला या हलचल दिखाई देगी तो आप भी हेल्प के लिए किसी न किसी को आवाज़ दोगे या बुलाओगे. तो इन द सेम मैनर शी ऑल्सो did that. He heard a terrible commotion outside. Terrible का मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक. Commotion उसने बाहर से सुनी. Now let's see what is next. Next is unseen passage. Now, hello. Now it's time to read the passage. Unseen passage. Now, the guilty trembled. जो अपराधी होता था वो कांपता था. When they came before him. जब वो उनके सामने आता था. For they knew क्योंकि उनको उसको पता था. किसको? अपराधी को. That his eyes would look straight into their guilt. के जो विक्रमादित्य की जो आंखें हैं वो सीधे उसके अपराध को देख सकती हैं, देख लेंगी. And those who had difficult questions to ask, और जिनको भी ये कठिन प्रश्न पूछने होते थे, and wanted to know the truth, और जो सत्य को पता करना होता था सच्चाई का, were thankful to be allowed to come, और वो बहुत ही उनके कृतज्ञ होते थे, आभारी होते थे कि राजा ने उनको आने की अनुमति दी. For they knew that their king would give an answer, कि उनको ये पता होता था कि उनका जो राजा है वो उत्तर देने में सक्षम है. That would convince all, और जिससे कि सब राजी हो जाते थे. The reign of विक्रमादित्य के शासनकाल को हम is called the golden period of Indian history. भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल कहा गया है. Now the Hindus still hold him in high esteem. High esteem का मतलब है सम्मान, उच्च सम्मान. जो हिंदू लोग हैं वो आज भी इनको, विक्रमादित्य को ऊंचा सम्मान, बहुत सम्मान देते हैं. ऊंचा सम्मान की जगह हम बहुत सम्मान देंगे. एंड फॉलो द, और जो विक्रम संवत कैलेंडर जो है उनका पूरे साल का, उसको आज भी अनुसरण करते हैं. उसका फॉलो का मतलब अनुसरण करना, जो कि उन्होंने शुरुआत की थी 57 साल पहले, 57 साल पहले ईसाई वर्ष के पहले इसका निर्माण हो चुका था, विक्रम संवत का. Now it's time for us to give the answers. This is the question answer round. Are you ready? Okay, let's see how much will you answer. First question is, why did the king almost worship Vikramaditya, the king of Malwa? Answer will be in the past tense. Yes, okay. The king of Malwa was worshipped because he was so strong, true, and gentle. Correct? Why did the people give him the first place? Who can tell me? People gave him the first place because he was the greatest judge in history. Now, the third question. How did the guilty behave when they appeared before the king and why? Who will tell me the answer? Okay. The guilty trembled when they came before him, for they knew that his eyes would look straight into their guilt. Correct answer?
Now the last question, make sentence of the word esteem. मैंने आपको esteem का मतलब बता दिया है and I think you have to do this as I am giving you this assignment. You do it, and now this is the last segment. So I'm now closing the chapter.